बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर की एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे हम सही है ना आगे जाते जाएंगे 19, 18, 17, 16 वगैरह के पेपर अपलोड करेंगे तो वीडियो छोटी होती चली जाएगी क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। एक एमसीक्यूज के 2 नंबर हैं, आपको पता है 25 एमसीक्यूज हैं, 50 नंबर की आधा पेपर है इसमें। तो पहली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और पूरी देखिएगा, तो जैसे जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर टाइम कम कंज्यूम होगा। पहली एमसीक्यू लगा ली इन्होंने सेट के चैप्टर से, और वो लिखा है लेट कर 3 सेट दे दिए। A इक्वल है 0, 1, B इक्वल है 1, 2 और सेट C इक्वल है 2, 3। और कहा गया है कि ये फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बताना है। तो भाई पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लें। तो बी और सी का इंटरसेक्शन में क्या है, 2 है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 2 के बराबर है। फिर इसका ए के साथ क्या ले लें, मल्टीप्लाइड ले लें, प्रोडक्ट ले लें। तो ए के कितने मेंबर हैं, 0, 1, और बी के कितने मेंबर है, 2। तो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 0, 2, जबानी भी कर सकते थे लोग, 0, 2, 1, 2, और इसके ऑर्डर को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ऐसा ऑप्शन जहां मिले वो टिक कर देंगे। मेरे ख्याल से तीसरा ऑप्शन था। एमसीक्यू नंबर 2 है, कह रहा है ए एंड बी आर सबसेट ऑफ सेट यू सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू यू। कह रहा है कि ए यूनियन बी जो है वो यू के बराबर है, जबकि ए और बी यू के सबसेट है, यूनियन सेट के सबसेट है, और इनका ए यूनियन बी यू के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आगे कहता है देन दी सेट्स ए एंड बी आर सही ना कॉल्ड। तो सेट ए और बी को क्या कहेंगे, अगर ए यूनियन बी यू के बराबर हो और ए और बी यू ही के सबसेट हो तो ए और बी को क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव सेट कहते हैं। ये पेज नंबर 6 पे मिलेगा लिखा हुआ, ऑप्शन ए में ही आंसर दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 3 है, चैप्टर 2 से लगी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z बताना है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताना है। आइए थर्ड को देखते हैं। लेफ्ट पर या नीचे आपके एमसीक्यूज चलती रहेगी पेपर में। इस वक्त दिया है z इक्वल टू 3 -4 आइटा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z बताना है। तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि यही वाली चीज आए, हो सकता है ये चेंज होकर आए, नंबर सॉल्व करनी पड़ेगी, और ऐसी एमसीक्यूज आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। जबकि आपका z क्या है, z आपको पता है a प्लस आयोटा b है। अब यहां पर a क्या है, 3 है, और b क्या है, -4 है, और नीचे 3 का स्क्वायर होना चाहिए और -4 का, इसी पे अप्लाई कर लेते। तो ये एडिड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहां पर भी यही है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25, यहां पे भी 25।
अब जब मैंने इसके ऑप्शन देखे तो सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसके डिनोमिनेटर में 25 है, तो डायरेक्ट टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और अगर दो ऑप्शन में नीचे डिनोमिनेटर में 25 होता तो फिर मैं ऊपर वाला पार्ट भी सॉल्व कर लूंगा। ऊपर वाले पार्ट में कौन है, ए किसके बराबर है 3, माइनस साइन गिरी बी किसके बराबर है, खुद -4 के बराबर, तो ये 3 रहेगा और ये +4। तो ऑप्शन था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 - 4 आयोटा का 3/25, 4/25। और जाहिर है इस वाले के साथ जब आपने कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा है तो आयोटा नहीं लगाया हुआ है, इसके साथ आयोटा आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मस्ट है कि ये प्लस साइन आयोटा 4/25, इस तरह का ऑप्शन दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की है। 4 में कहा गया है 4x² + 9 y² is a factor of r, इस तरह लिखा है फैक्टर्स ऑफ दिस r, इसके फैक्टर बताने, और 4 ऑप्शन लिख दिए। पहला ऑप्शन है 2x + आयोटा 3y और 2x - आयोटा 3y, और दूसरा ऑप्शन है 2x + 3y और सही है 2x - 3y। तीसरा ऑप्शन है 2x + 3 आयोटा y का होल स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर 4 है 4x + 9 y आयोटा और 4x - 9 y आयोटा। भाई इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लूंगा, इन दो को कर लूंगा, इसका होल स्क्वायर खोल दूंगा, इन दो को कर लूंगा, जिसका आंसर इससे मैच कर जाएगा वो आंसर। और आंसर में कहीं पर ये जो है इसमें गिवन क्वेश्चन में कहीं पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना चाहिए और इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से, तो खाली आंसर रियल आता है। क्योंकि अगर मैंने इसके 2x को इसके रियल पार्ट को इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करा तो आयोटा आएगा, और इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके रियल से मल्टीप्लाई करा तो आयोटा आएगा, और मेरे पास जो मुझे बनाना है उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। उम्मीद है लोग समझ गए होंगे बात को, और मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूं। मैंने कहा 2x को 2x से करा 4x² प्लस माइनस 3 3 9 y से हुआ y² और आयोटा से हुआ आयोटा², और आयोटा² क्या होता है -1 9y², और 4x² माइनस प्लस 9y², यही बन गया, यही ऑप्शन है, आंसर है। अगर यहां पर कोई आयोटा लगा होता तो फिर मैं इसके रियल को इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करता और इसके इमेजिनरी को इसके रियल से, और सिर्फ सही है ना वो वाला पार्ट सॉल्व कर लेता अगर कहीं पर मौजूद होता। सिंपल तो क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें। इस वक्त क्या था, खाली रियल था वो, तो मैंने इसके रियल को इसके रियल से और इसके इमेजिनरी को इमेजिनरी, क्योंकि रियल मल्टीप्लाइड होते हैं, इमेजिनरी पार्ट, तो आंसर हमेशा रियल रहता है, वो मैंने लिख दिया। ये तो हो सही है ना, 2 2 4x² बनता है इससे, प्लस माइनस 9y², ये बन रहा था लेकिन यहाँ प्लस की साइन है, यहाँ माइनस की, इसलिए कैंसिल। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसके 2ab में आयोटा आ जाएगा, इसलिए कैंसिल, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी आयोटा आ जाएगा, इसलिए कैंसिल। एमसीक्यू नंबर 5 है। 5 में कह रहा है b² - 4ac < 0, तो b² - 4ac अगर < 0 होगा तो आपको पता है रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac के। अगर ये b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आए तो इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी भी कहते हैं, तो रूट्स आर इमेजिनरी या रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल। इस वक्त इन्होंने ये वाली कंडीशन दी हुई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में दिया इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, दूसरे में दिया अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। बी ऑप्शन है अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। ये वाला आंसर। एमसीक्यू नंबर 6 है। 6 में कह रहा है, सॉरी ये 6 थी, 5 मुझसे मिस हो गई थी, वो मैं अब कर रहा हूं, 5 अब कर रहा हूं। 5 चैप्टर 2 की है, ये 3 की थी। 5 एमसीक्यूज ये रहे। कह रहे हैं Z1 इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा, तो Z1 इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा और Z2 इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा। और हमसे कह रहा है देन रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट बताना है खाली, किसका, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 का, इज। तो अभी मैंने पिछली वाली एमसीक्यू में बताया था, एमसीक्यू नंबर 4 के अंदर, कि रियल पार्ट निकालने के लिए खाली क्या होता है, इसके रियल को इसके रियल से मल्टीप्लाई करो, इसके इमेजिनरी को इसके इमेजिनरी से, तो बहुत आसान है। अब Z1 इंटू Z2, बुनियादी तौर पर तो दोनों को मल्टीप्लाई करना था, 3 प्लस 2 आयोटा, लेकिन अब हम इस पे जाएंगे नहीं, 3 माइनस 2 आयोटा, इस पर हम जाएंगे नहीं। ये भी मुझसे मिस्टेक हो गई है, यह 5 लिखा हुआ है, ये 5 है, कोई मसला नहीं। अब हम क्या करेंगे, खाली इसका रियल पार्ट पूछा है तो रियल पार्ट में खाली 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 सा 15, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 सा 4, और आयोटा को आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर, तो 15 माइनस 4, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 4, आंसर आ जाएगा 19। तो ऑप्शन में 19 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में 19 दिया हुआ है, ये आंसर है इसका, ठीक है। अगर वो ये कहता कि इसका इमेजिनरी पार्ट बताइए, रियल के बजाय इमेजिनरी बताइए, तो फिर मैं क्या करता, इसके इमेजिनरी को इसके रियल से मल्टीप्लाई करता, 2 5 सा 10 आयोटा आता, और इसके इमेजिनरी को इसके रियल से मल्टीप्लाई करता, -3 2 सा 6 आयोटा आता, और 10 में से 6 जाता तो 4 आयोटा आ जाता, प्लस माइनस। इस तरीके से मैं इमेजिनरी पार्ट निकाल, और खाली अगर Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 तो फिर दोनों को ही मल्टीप्लाई करता, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27, 7 एमसीक्यूज है। जब किसी के क्यूब रूट निकालने होते हैं तो उस नंबर को आप क्या करते हैं, 3rd डिग्री वेरिएबल के बराबर लेट कर लेते हैं, तो मैं यहां लेट कर लूंगा x क्यूब इक्वल टू 27। अब 27 को इधर ले जाऊंगा -27, और 27 3 का क्यूब होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बना लगाऊंगा, और सही ना, फैक्टराइजेशन हो जाएगी, तो एक x की वैल्यू 3 निकल आएगी, बाकी क्वाड्रेटिक बनेगी, उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के 2 रूट निकाल लो। लेकिन मुझे इतना लंबा नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए, कहते हैं ना फाइंड ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब है 1 के तमाम क्यूब रूट बताएं। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x क्यूब इक्वल टू 1 लेते हैं, और फिर 1 इधर जाकर माइनस हो जाता है, और फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसके क्यूब रूट निकल कर कितने आते हैं, एक आता है 1, एक आता है ओमेगा, एक आता है ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से इसके सारे क्यूब रूट आएंगे, और आपको पता है कि 1 के जो 3 क्यूब रूट है इनका सबका सम क्या होता है, 0, और इन सब का प्रोडक्ट क्या होता है,
ये ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब 1। तो जिसके आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, अगर आप उन तीनों क्यूब रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा जिसके क्यूब रूट निकाल रहे हैं। अब आप 27 के क्यूब रूट निकाल रहे हैं, जो भी इसके तीनों रूट निकल कर आएंगे जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 27 ही रहेगा। और आएंगे कौन से क्यूब रूट वो मैं बता दूं, सही है ना। ये 27 इधर जाएगा, -27, और 27 क्या है, 3 का क्यूब है। तो जो इस ब्रैकेट में आया है ना 3, उस नंबर से 1 के क्यूब रूट को मल्टीप्लाई कर दिया करें। अब ये 3 आया है तो 3 से 1 को मल्टीप्लाई करें 3, ओमेगा को करें 3 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को करें 3 ओमेगा स्क्वायर। ऐसा ना हो तीनों क्यूब रूट पूछ ले, प्रोडक्ट ना पूछो उनका। ये आएंगे इसके क्यूब रूट 3। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं ना तो इसका आंसर भी 0 है। और तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना तो आंसर 27 ही है। 3 3 9, 9 3 27, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाइड हुआ ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो आंसर 27। इसी तरीके से ये पेन का कलर चेंज करके कह रहा हूं, अगर ये सही है ना माइनस का 27 होता तो आप इसको लेट करते हैं -27, ये इधर आके +27, ये प्लस हो जाता। जो +27 के क्यूब रूट है वही -27 के क्यूब रूट है, लेकिन साइनें चेंज हो जाएंगी। अब साइनें चेंज होकर क्या हो जाएगी, एक आएगा -3 और एक आएगा -3 ओमेगा और एक आएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों का सम भी 0 है और इन तीनों का प्रोडक्ट वही आएगा जिसके क्यूब रूट है -27। करके देख ले, प्रोडक्ट निकाल के दिखा देता हूं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, 9 3 27, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा है ना, ओमेगा मल्टीप्लाइड होकर ओमेगा क्यूब, और आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, तो -27। अगर यहाँ 64 होता तो 64 4 का क्यूब है, तो रूट जो आते क्या आते वो 4 ओमेगा स्क्वायर, सम करता तो 0 और तीनों को मल्टीप्लाई करता तो 64। इसी तरीके से अगर 125 के क्यूब रूट पूछता तो 5 का क्यूब है 125, तो रूट आते 5 ओमेगा स्क्वायर, सबको ऐड करता तो 0, ऑल क्यूब रूट का सम क्या होता है 0, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता सबको तो वही आता 125 जिसके निकाल रहा था। और अगर ये माइनस साइन के साथ होता तो -4 ओमेगा स्क्वायर, ये -125 होता तो -5 ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 3 इज ए रूट ऑफ एन इक्वेशन, कह रहा है 8 में कह रहा है 3 इज ए रूट, रूट का मतलब होता है जड़, कह रहा है 3 जो है वो जड़ है किसकी, ऑफ एन इक्वेशन। नीचे 4 इक्वेशन दी है, 3 उनकी जड़ है। भाई 3 को क्या करेंगे आप, सब में पुट करके देख लेंगे हर इक्वेशन में, जिससे लेफ्ट और राइट बराबर हो गई वो आंसर है। आइए जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन दिया है y स्क्वायर प्लस 5y -6 इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन दिया y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन दिया y स्क्वायर, सीखिएगा इसको, चांस है ऐसी एमसीक्यूज लगने का। अब भाई ये 3 इसमें पुट कर दो y की जगह पर, वेरिएबल की जगह, जिसमें इसमें पुट कर दो इसमें, जिससे लेफ्ट और राइट बराबर हो गई वो आंसर। मैंने 3 यहां रखा, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट करूंगा, -3 यहां रखा, 5 3 15, 6 ये रहा, ऐसे सॉल्व कर। और ये +9 और +6, 15 हो गया प्लस का, और ये कट गया तो 0 के बराबर, और राइट पे 0 था, यही ऑप्शन है, बाकी किसी में नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 ये आ गया, 5 3 15, 15 और 9 24, 24 में से 6 गया तो आपके पास 18 बचेगा, 18 0 के बराबर नहीं है, सही ना। जब यहां रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, यहां रखेंगे तो 7 3 21, 21 और 9 30, 30 और 12 42 भी नहीं है बराबर।
और 3 का स्क्वायर 9, ये 12 हो जाएगा, और 12 और 3 15, 15 और 9 24, ये भी 0 के बराबर नहीं, तो तीनों ऑप्शन वाला है। एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ जाते हैं। कहता है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी है, क्वाड्रेटिक है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। इस गिवन इक्वेशन के रूट है। कह रहा है तो आप वैल्यू बताइए, देन वैल्यू किसकी बताइए, ऑफ अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू बतानी। तो मैंने कहा आइए सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये दिया हुआ अंडर रूट अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। आपको पता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा अलग, अंडर रूट बीटा अलग, प्लस अंडर रूट बीटा अलग, अंडर रूट अल्फा अलग, और दोनों का एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, सही है ना एलसीएम में, तो दोनों को एक ही रूट में, इसको ऊपर रख के इससे डिवाइड करा तो रूट बीटा से रूट बीटा कैंसिल, रूट अल्फा से मल्टीप्लाइड होगा अल्फा, और अल्फा से रूट अल्फा कैंसिल, बीटा रूट बीटा, जब रूट बीटा से मल्टीप्लाई बीटा। अब अगर इनकी वैल्यू यहां पुट कर दूं और सॉल्व कर दूं तो वो आंसर आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या, सम ऑफ रूट, तो इसका सम ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, गिवन इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस ये रहा, और b कितना है -5 है, आपको पता है ना y का कोफिशिएंट b होगा, और a कितना है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 1। अब इसी का प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलता है, c अपॉन a, और c कितना है 9, और a कितना है 1, तो ये 9 अपॉन 1 9 है। तो भाई अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 5 रख दो, और अल्फा बीटा की जगह आप 9 रख दो, और 9 का स्क्वायर रूट 3, 5/3 आंसर है। और ऐसा आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, चैप्टर 3 की एमसीक्यूज थी। अब हम एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। टेन में कहा है सम ऑफ टर्म्स ऑफ 2 4 6। ये कोई सीक्वेंस है, इंफिनिटी तक जा रही है, इस सीक्वेंस के सम का फार्मूला बताना है। 8.1 एक्सरसाइज से आया है, पहला ही क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है n स्क्वायर प्लस n, दूसरा ऑप्शन है n स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है n अपॉन 2, और चौथा ऑप्शन है n स्क्वायर माइनस n। तो आपको करना क्या है भाई, ये सारे Sn के फार्मूले हैं, यानी ये सब Sn के इक्वल है, सम n का। आप इनमें नंबर रखते जाइए, n की जगह पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 रखते जाइए। अगर ये बनता जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो ये गलत, फिर इसमें पुट करने। आइए देखते हैं, n की जगह रखा 1, पहली टर्म 1 का स्क्वायर 1, और ये भी रखा 1, तो 1 + 1 2, तो पहला नंबर आ गया, ठीक है। अब n की जगह रखा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 4 और 2 6, तो इसका मतलब है दो टर्म का सम 6 आना चाहिए, तो इसकी दो टर्म का सम 6 आ रहा है। अगर आप 2 और 4 को ऐड करें तो सेकंड टर्म का 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी ठीक आ गई। अब n की जगह रखिए 3, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3, 9 और 3 12, यानी इसकी तीन टर्म का सम 12 आ रहा है। अब इसकी तीनों टर्म को ऐड करिए, 2 4 और 6 को ऐड करिए, 12 आ रहा है। इसका मतलब है पहला ही ऑप्शन सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं गलत क्यों है। यहां रखा n की जगह रखा 1, 1 का स्क्वायर 1 पहली टर्म और उसका सम 2 आना चाहिए था, यहां 1 आ रहा है तो ये गलत। यहां रखा 1, 1 अपॉन 2, ये गलत। यहां रखा 1, 1 का स्क्वायर 1, और यहां रखा 1, 0 आना चाहिए था, वहां 2 है, ये गलत। ऐसी एमसीक्यूज लगेगी, 8.1 की है, याद रखिएगा पहले क्वेश्चन की।
11 MCQ है, ये 10 थी। कह रहा है 1 कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा 6 माइनस एक्स स्क्वायर विल फॉर्म ए जीपी, विल फॉर्म ए जीपी। ये एक जीपी बना रही है, ये 3 टर्म है और जिनका ताल्लुक जीपी से। कह रहा है फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू बताएं। तो आपको पता है कि जीपी क्या होती है, राइट और लेफ्ट वाली टर्म का अगर अंडर रूट में प्रोडक्ट लूं, मल्टीप्लाइड लूं, तो बीच वाली के बराबर आना चाहिए। इसको कहते हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यानी दो नंबरों के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो जीएम का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, और इन दो को मल्टीप्लाई करूं तो ये जीएम है, ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन दिस एंड दिस। इस दफा जीएम की जगह क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर, और ए की जगह क्या रखूंगा 1, और बी की जगह क्या रखूंगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग कर कर एक्स की पावर 4 और ये रूट से बाहर आ जाए, सॉल्व नहीं करूंगा भाई। और वो चाहता है कि आप सॉल्व करके आंसर निकालें, सॉल्व नहीं करूंगा। फिर क्या करेंगे आप सर, मैंने कहा जो मुझे ऑप्शन दिए हुए ना वो आंसर उठा के इसमें रख दूंगा। पहला ऑप्शन दिया है 2, सेकंड ऑप्शन दिया है 4, थर्ड ऑप्शन में दिया है 8, फोर्थ ऑप्शन में दिया है अंडर रूट 2। ये सारे ऑप्शन उठा उठा के इधर रख दूंगा, जिससे लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएगी वो आंसर। पहला ऑप्शन रखा 2, 2 का स्क्वायर 4, यहां रखा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 6 माइनस 4 2, ये अंडर रूट 2 है और वो 4 है, लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 6 माइनस 10, तो अंडर रूट में आइटा आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, और ये इमेजिनरी रियल के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन बी गलत। 8 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 6 माइनस करूंगा, फिर मेरे पास माइनस 58, ये अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, इमेजिनरी है, और यहाँ 8 का स्क्वायर 64, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये भी गया। तो भाई नन का तो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही है, जब 3 गलत हो गए बगैर चेक करें। मैं आपको चेक भी करा देता हूं। रूट 2 यहां रखिए, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर रूट लिया 2 बाहर आ गया, तो राइट पे 2 है। यहां पर रूट 2 रखें, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लेफ्ट और राइट बराबर हो गई, ये आंसर है। ये तरीकेकार है इसका करने का। एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ जाएंगे हम। कह रहे हैं HM बिटवीन 1/2 एंड 1/4। है, दो नंबर दे दिए 1/2 और 1/4, इनके बिटवीन हार्मोनिक मीन निकालनी है, सिंगल HM निकालनी है। तो भाई सिंगल HM का फार्मूला जैसे अभी GM का करा था, तो सिंगल HM का फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ AB ओवर A प्लस B। ये नंबर उसने दे दिया है, A है, ये B है, इनको रखकर सिंगल HM निकाल। तो हार्मोनिक मीन 2, A कितना है, बेसिकली एक्सरसाइज है 6.8, A कितना है 1/2, B कितना है 1/4, सॉल्व करना है बस थोड़ा सा। A कितना है 1/2, 1/4, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1/4 और नीचे बचा एलसीएम हो गया 4, 4 को ऊपर रख के 2 से डिवाइड करा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, 4 को 4 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से करा 1, ये 4 और 4 भी गया, ऊपर बचा 1 और 2 + 1 नीचे 3, 1/3 आंसर है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में 1/3 दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ जाएंगे, और 13 में क्या कह रहा है, चलिए मिटा के करते हैं। 13 में कह रहा है कि अगर 1/15, 1/20, 1/25
आर इन एचपी, आर इन एचपी। अगर ये एचपी में हो देन, तो फिर बताइए 15, 20 और 25 का ताल्लुक किससे होगा? आर इन क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा एपी से होगा। क्यों? एचपी और एपी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यूं लिख ले या यूं लिख ले कि एपी और एचपी एक दूसरे के, यहां लिख दे। ये एचपी में तो मैंने इसको पलटा 15/1, 20/1, 25/1, तो ये मस्ट है कि क्या होगा? पलट दिया है। तो ये अगर एचपी में है तो ये एपी में हो। उल्टा करके भी दे सकता है पेपर में। ये एपी में तो कह रहा है वो बताओ किस में, तो वो एचपी में। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। ऑप्शन में दिया था पहला एचपी, दूसरा एपी, तीसरा जीपी, और फोर्थ में दिया था बोथ एपी एंड एचपी। आंसर है एपी। हाउ मेनी वेज कैन 7 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल? 14 एमसीक्यू से। अगर आपके पास n थिंग्स हैं, n चीजें हैं, समझिएगा इस बात को, n थिंग्स हैं और उन्हें आप रॉ में अरेंज कर रहे हैं, तो अरेंज इन अ रॉ, एक रॉ में अरेंज कर रहे हैं n थिंग्स को, तो आंसर होता है n फैक्टोरियल। अगर अरेंज इन अ सर्किल, अगर आप उन्हीं n थिंग्स को सर्किल में अरेंज कर रहे हैं तो आंसर होगा n-1 फैक्टोरियल। और अगर आप उसका हार बना रहे हैं, गार्लैंड या नेकलेस बना रहे हैं, तो आंसर होगा, ये जो सर्किल की अरेंजमेंट थी ना, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 n-1 फैक्टोरियल। इस दफा आपको कितनी चीजें दी हैं भाई? 7 पर्सन है और राउंड टेबल के गिर्द घुमा रहे। 7 पर्सन है और उन्हें राउंड टेबल के गिर्द बिठाया है। बताएं कितने तरीकों से बिठा सकते हैं? तो मैंने कहा ये वाला केस है। तो जब ये कैसे केस है तो 7-1 फैक्टोरियल, n की जगह 7 आ गया और -1 फैक्टोरियल, और 7-1 6 फैक्टोरियल होता है। ये आंसर मैंने ऑप्शन में देखा, पहली ऑप्शन में 6 फैक्टोरियल लिखा था, और वरना कैलकुलेटर से 6 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो 6 फैक्टोरियल शायद 720 के बराबर। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर ये मिलेगा, और ये ज्यादा अहम है, इन तीनों को ग्रिप करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपके रॉ में अरेंजमेंट आ जाए। और अगर ये वाली आती तो 720 को 2 से डिवाइड कर देता, आंसर आ जाता जो भी, तो गार्लैंड हो जाता। एमसीक्यू नंबर 15 है। जबानी बता दूंगा। कह रहे हैं कि a + b की पावर 11 दी हुई है, तो जितनी पावर देते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स उससे ज्यादा होती है। तो यहां 11 पावर है तो टर्म्स कितनी होंगी? 12 होंगी। तो आखिरी ऑप्शन में 12 टर्म दिया हुआ है, तो 12 टर्म आंसर है। और अगर कभी भूल जाए तो इससे याद रखें, a + b का स्क्वायर आपने खोला होगा, तो a² + 2ab + b², तो कितनी पावर है? 2, तो टर्म 3 खुली है। a + b का क्यूब मैट्रिक में कभी खोला होगा, तो पावर कितनी है? 3, तो टर्म 4 खुले। तो a³ + 3 a²b + 3 ab² + b³। इस तरीके से याद कर लेंगे। अगर यहां पावर n आ जाती तो नंबर ऑफ टर्म्स होती n+1। अगर यहां पावर n-1 आ जाती तो नंबर ऑफ टर्म्स होती n। ऐसा ज्यादा चांस है कि n से आए पेपर में। ये तो बहुत आसान था, तो इस दफा तो हमने डायरेक्ट बता दिया। 8 चैप्टर से आया था, बाइनोमियल के चैप्टर से 8.3 थी। अब एमसीक्यू नंबर है हमारे पास 16। तो 16 के अंदर इफ a + b की पावर 13 दी हुई है, और कहा है दी मिडिल टर्म्स, और स्लैश करके लिखा है मिडिल टर्म, यानी एक भी मिडिल टर्म हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, विल बी।
आपको पता है पावर 13 है तो टर्म इवन होंगी, और जब टर्म इवन होती है ना तो दो मिडिल होती हैं। अगर यहां पावर 12 होती तो आपको पता है टर्म इससे एक ज्यादा खुलती, 13 टर्म्स होती, तो ऑड टर्म्स होती। जब ऑड टर्म्स होती है तो मिडिल एक होती है, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल दो होती है। मसलन एक नंबर आप लिख के देखें, 6 तक की काउंटिंग लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इवन है ये, तो इसके दो मिडिल टर्म होंगी, एक यहां से काटी, एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, एक है, तो इसकी दो मिडिल टर्म है। लेकिन अगर यही काउंटिंग 5 तक होती तो एक ये काटा, एक ये काट दिया, एक यहां से काट देते, एक ये काट देते, तो मिडिल टर्म एक ही होती। समझ गए होंगे मेरी बात? तो हमें जरूरी नहीं है कि हम 13 के चक्कर में पढ़े, हमें आना चाहिए फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। जब आपके पास टर्म्स ऑड आ रही हो, पावर नहीं, टर्म्स ऑड आ रही हो। टर्म्स ऑड कब आएंगी? जब पावर इवन नंबर होगी, a प्लस बी की पावर इवन नंबर होगी तो टर्म्स ऑड आएंगी, और जब टर्म्स ऑड आएंगी तो मिडिल टर्म ऐसे निकालेंगे, एक मिडिल टर्म होगी वो ऐसे निकालेंगे, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2h। फर्ज किया यहां पर पावर 12 होती तो टर्म कितनी हो जाती? 13, तो एक मिडिल होती, वह कैसे निकालते हैं? यहां पर n की जगह पे रखता है 12, 12 प्लस 2 14 डिवाइडेड बाई 2 7, तो 7 मिडिल टर्म है ना, सातवीं वाली मिडिल टर्म आ जाती। पावर क्या है? 12 टर्म आती, लिख के नहीं देख सकते कि काउंटिंग वहां बहुत, अगर पावर 100 आ गई तो कैसे करेंगे फिर? ये आप छोटे नंबर थे तो बता दिया। अब पावर 12 है तो टर्म 13 है, तो मैंने यहां से 5 टर्म काट दी, तो मैंने यहां से भी 5 काट दी, 1 2 3 4 5 ही होगा। फिर मैंने ये भी उड़ा दी और ये भी उड़ा दी, तो मिडिल कौन सी है? 7th। मैंने क्या निकाली है? 7th। लेकिन अगर पावर ऑड नंबर होगी तो टर्म इवन होंगी, और जब इवन टर्म होती है तो फार्मूला याद रखना है, फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स तो दो मिडिल होंगी, तो इसकी फर्स्ट मिडिल कैसे निकालेंगे? इसमें से एक नंबर कम कर देंगे, n प्लस 2 में से 1 माइनस करें तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2h, ये टर्म बचेगी। और नेक्स्ट वाली कैसे निकालेंगे? सेकंड मिडिल कैसे निकालेंगे? जब दो मिडिल होंगे, हो सकता है पेपर में ना पावर ऑड दे, इसकी आपको पता है टर्म इवन होंगी, दो मिडिल होंगी, और वो सेकंड मिडिल पूछे खाली, तो सेकंड मिडिल क्या? इसमें एक बढ़ा देंगे, n प्लस 2 में 1 ऐड करा तो n प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब भैया अब यहां निकालिए, इसमें से 13 यहां रखिए, 13 प्लस 1 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, तो फर्स्ट मिडिल होगी 7th और सेकंड मिडिल होगी जाहिर है 7 के बाद वाली, तो 8th। तो आंसर है 7th एंड 8th टर्म। और इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ था फर्स्ट में 7 टर्म्स एंड 8 टर्म्स, ऑप्शन ए में ये आंसर दिया हुआ। और अगर ये रख के डायरेक्ट निकालता तो 13 प्लस 3 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ जाता। उम्मीद है समझ गए होंगे। एमसीक्यू नंबर है 15, ये थी 16 17 करेंगे अब। 17 में है a प्लस बी की पावर n, यहां n लिख दिया, ये 17 हो गई। और आगे जाके कहता है देन n बिलोंग्स टू नेचुरल, ऐसे लिख दिया, नेचुरल नंबर है। और आगे जाके कहता है देन tr प्लस 1, ये इसकी जनरल टर्म है, बताइए क्या होगा। और आगे जाके ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि r क्या है 0 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, इसके इक्वल है r, ये लिख भी दिया। तो भाई a प्लस बी की पावर n, ये इसका जनरल टर्म का फार्मूला है tr प्लस 1 ncr, a टू दी पावर n माइनस r, b टू दी पावर r।
और इसको और करके यूं भी लिखते हैं एनसीआर को, एनआर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर, ये ऐसे ही रहेगा और इसको ऐसे भी लिख सकते। ऐसा ना हो कि पेपर में अब कैसे आ जाए। आप भी सारे ऑप्शन इस तरह दिए थे, इसमें चेक कर लेंगे। पहले से आंसर की तरफ मत देखिएगा, पहले अपना लिखिएगा, बाद में उसके बाद आंसर को चेक करिएगा। और इन्होंने ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी में ये देखिए। एमसीक्यूज नंबर है 18। आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्किल ऑफ ए यूनिट सर्किल इज। सही है। जब यूनिट सर्किल बोल देता है तो इसका मतलब है चुपके से रेडियस दे दिया, रेडियस इक्वल टू 1, इसका मतलब है आर इक्वल टू 1। और सेमी सर्किल कैसा होता है, ये तो बन गया सर्किल और ये बन गया सेमी सर्किल, ये होता है सेमी सर्किल, आधा सर्किल। अब यहां से यहां तक रेडियस है 1, यहां से यहां तक, और आपको पता है आर्क लेंथ है ये, तो आर्क लेंथ निकालने का फार्मूला है आर थीटा। आर आपने दे दिया है 1, और आपको पता है सेमी सर्किल का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। और जब भी आप ये फार्मूला यूज करते हैं तो आपका एंगल मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए। तो मैं यहां 180 डिग्री नहीं रखूंगा, पाई रेडियन रखूंगा, और जब पाई 1 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा पाई। तो एक ऑप्शन में पाई दिया हुआ होगा और दिया है, पहला ऑप्शन 2 पाई, 3 पाई, पाई और 1, तो आंसर है पाई। एमसीक्यू नंबर 19 है, ये आई है ट्रिग्नोमेट्री से और चैप्टर 10 से आई है, फार्मूला लगा हुआ है, आसान एमसीक्यू है। कह रहे साइन 2 थीटा डैश के इक्वल है, तो हमें पता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही फार्मूला, टिक कर देंगे इसको। हो सकता है पेपर में उल्टा आए आपके, ये लिख दे 2 साइन थीटा कॉस थीटा और आगे क्वेश्चन मार्क, तो बंद कर देंगे, साइन 2 थीटा लगा देंगे। इस बार ऑप्शन था डी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आंसर। इसी तरीके से cos 2 थीटा के 3 फार्मूले, एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो हो सकता है इसका इस तरह आ जाए और ऑप्शन डी में लिखे ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। ये cos 2 थीटा के 3 फार्मूले डबल एंगल फार्मूले कहलाते हैं, और साइन 2 थीटा करेंगे। इसी तरह टेंजेंट का भी है। अब है हमारे पास एमसीक्यू, कॉस यू और माइनस कॉस बी का फार्मूला, ये किसके इक्वल है, चैप्टर 10 है। आपको पता है कि ये सम के प्रोडक्ट में फार्मूले हैं साइन यू प्लस साइन वी, साइन यू माइनस साइन वी, कॉस यू प्लस कॉस वी, और कॉस यू माइनस कॉस वी। 4 फार्मूले हैं और इसको सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ये इक्वल होता है 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। और जब इनके बीच की साइन माइनस हो जाती है तो सिर्फ ये चेंज हो जाते हैं, यानी कॉस में एंगल ऐड होने लगेगा u प्लस वी अपॉन 2, ये कॉस यहां आ जाएगा, ये साइन यहां आ जाएगा, और साइन में एंगल सब्ट्रैक्ट होने लगेगा। अब जब दोनों कॉस के हो, बीच की साइन प्लस हो या बीच की साइन माइनस हो, तो दोनों रिजल्ट कॉस सेम होते हैं, दोनों कॉस के होंगे और यहां दोनों साइन के होंगे।
जब साइन यू प्लस साइन बी लेते हैं तो एक साइन होता है एक कॉस होता है, या साइन यू माइनस साइन बी लेते हैं तो एक कॉस होता है एक साइन होता है। जब दोनों कॉस होते हैं तो यहां पर दोनों रिजल्ट कॉस के होते हैं, कॉस ही में एंगल ऐड होता है और कॉस ही में एंगल सब्ट्रैक्ट होता है। और जब साइन बीच की साइन माइनस हो तो कॉस साइन दोनों साइन के रिजल्ट होते हैं, साइन ही में एंगल ऐड होता है और साइन ही में एंगल सब्ट्रैक्ट होता है। और चौथे फार्मूले में एक खास बात यह है कि इसमें माइनस साइन भी है। इस वक्त इन्होंने कॉस यू माइनस कॉस वी पूछा ये वाला, तो आंसर ये होगा। और मजेदार बात यह है कि इन्होंने जो चार ऑप्शन दिए हैं ना उसमें एक ही में नेगेटिव साइन दी हुई है, तो ये तो बगैर उसके भी करा जा सकता है डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 20, सॉरी ये मेरे पास 20 थी, ये मिस्टेक हो गई थी, 21 में दिया है 10 की वैल्यू दी हुई है, टेंजेंट π/2 माइनस थीटा दिया हुआ है, किसके इक्वल है। तो tan का फार्मूला आपको मालूम है, tan अल्फा, ये भी सॉरी प्लस दिया हुआ है, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब आप अल्फा की जगह π/2 रख दें और बीटा की जगह थीटा रख दें तो आ जाएगा आंसर। लेकिन मसला यह है कि टेंजेंट का जो π/2 है वो इंफिनिटी होता है और इंफिनिटी को सॉल्व करना कुछ स्टूडेंट के लिए हो सकता है मुश्किल साबित हो। इसलिए जब भी इस फार्मूले में टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा या टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा में π/2 मौजूद हो तो आप इस फार्मूले को अवॉइड करिए, आप इससे करिए। tan बराबर होता है साइन ओवर कॉस, इस वाले से करिए। अब इस दफा अल्फा की जगह पे कौन है π/2 और बीटा की जगह पे कौन है थीटा, तो हमने ये रख दिया π/2। तो टेंजेंट π/2 प्लस थीटा बराबर है साइन π/2 प्लस थीटा ओवर कॉस π/2 प्लस, यहां पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दें या कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दें। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दें, कॉस π/2 कॉस थीटा और प्लस होता है तो माइनस साइन अल्फा यानी π/2 और साइन थीटा। आपको पता है कि साइन π/2 1 होता है, तो ये 1 आ गया और ये कॉस थीटा, और कॉस π/2 0 होता है, इस वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो गया, और कॉस π/2 0 होता है, ये सारा फैक्टर 0 हो गया, ये वाला माइनस बाकी है, साइन π/2 1 हुआ इंटू साइन थीटा, और माइनस प्लस माइनस कॉस ओवर साइन कॉट होता है, तो आंसर है कॉट थीटा। इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब है 22nd एमसीक्यू। 22nd भी ट्रिग्नोमेट्री से आई है और चैप्टर नंबर 12 है शायद जी, 12.4 एक्सरसाइज लग रही है, ठीक है, लगने रही है यकीनी तौर पर। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी में और तीनों साइड इक्वल है और कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएं। तो आपको पता है जब तीनों साइडें गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट में। और एस कैसे निकालते हैं, एस निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहां पे तीनों साइड इक्वल है तो सबकी जगह ये रख दूंगा ए प्लस ए अपॉन 2, तो ये 3a अपॉन 2 हो गया। अब s माइनस ए निकाल लें
तो s माइनस ए, s किसके इक्वल है 3a/2 और a ये रहा। तो ये 3/2 का मतलब है 1.5 यानी 1.5 और ये 1 है, तो 1.5 में से 1 निकालेंगे तो आधा a बच जाएगा। अब इन सब की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। s की जगह रखेंगे 3/2a, s माइनस ए की जगह हाफ ऑफ a, हाफ ऑफ a, s माइनस सी की जगह हाफ ऑफ a। जैसे ही रखा तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए की पावर 4, उसका a स्क्वायर बाहर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का 4 बाहर और ये √3 ऐसे ही रहेगा। ये आंसर है और ऐसा आंसर उन्होंने ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब एमसीक्यूज नंबर है 23, इसका नंबर था 22, ये पिछला नंबर रह गया था लगा हुआ। 23 में in a triangle ABC if angle A is at standard position, लॉ ऑफ कोसाइन बताना है। एक ट्राइंगल है, ये उसका वर्टेक्स A है, इस पे बनने वाला एंगल है अल्फा, ये वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, B पे बनने वाला एंगल बीटा, C पे बनने वाला एंगल गैमा। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये रही, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये रही और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये रही। कह रहा है कोसाइन लॉ बताइए क्या है। तो आपको पता है लॉ ऑफ कोसाइन या कोसाइन लॉ क्या होता है, और जबकि एंगल ए स्टैंडर्ड पोजीशन पर है, कोसाइन लॉ बताने एंगल ए स्टैंडर्ड पोजीशन में, यानी इसको लेकर रखते हुए सामने। तो आपको पता है कि a का स्क्वायर बराबर होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ साइड a का एंगल, साइड a का एंगल कौन है अल्फा, ये वाला साइड a ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये। अगर कहता स्टैंडर्ड पोजीशन पर एंगल b है तो फिर b के हिसाब से लॉ ऑफ कोसाइन ये हो जाता a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac और कॉस ऑफ साइड b का एंगल बीटा। और अगर स्टैंडर्ड पोजीशन पर एंगल है ना c होता तो c स्क्वायर इक्वल हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गैमा साइड c का ये। अभी इस वक्त आंसर ये एमसीक्यूज नंबर 24 में कहा है इफ एनी ट्राइंगल एबीसी साइन अल्फा अपॉन 2, इन ट्राइंगल ABC साइन अल्फा अपॉन 2 बताने। 12.5 एक्सरसाइज के हैं ये। आइए अब साइन अल्फा अपॉन 2 इक्वल होता है, अब अल्फा की करस्पॉन्डिंग साइड A है तो साइन अल्फा अपॉन 2 में A ही का जिक्र नहीं होगा, जो एंगल दे दिया ना उसी की साइड का जिक्र नहीं होगा। तो S माइनस बी S माइनस सी अपॉन BC ये आंसर होगा। अगर ये साइन बीटा अपॉन 2 हो जाता तो B की साइड है B, वो ही नहीं होगी इसमें, S माइनस ए S माइनस सी अपॉन A और C का मल्टीप्लाइड अंडर रूट में। अब हमारी लास्ट एमसीक्यू है इफ साइन x इज इक्वल टू 1/2 देन x इज इक्वल टू बताना है वैल्यू। तो साइन x बराबर है 1/2 तो x बराबर होगा साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 कैलकुलेटर से लेंगे तो 30 डिग्री। जब मैंने आंसर देखे सारे तो 30 डिग्री नहीं था, वहां पर रेडियन में था, तो मैंने 30 को पाई से मल्टीप्लाई करा, 180 से डिवाइड तो π/6 रेडियन आ गया। तो ये आंसर है। फिर मैंने ऑप्शन के अंदर देखा तो दो ऑप्शन थे, खाली π/6 नहीं था। तो फिर मैंने कहा कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने कहा कि जो ऑप्शन मुझे दिए गए उन ऑप्शन को समझ में आ गई बात, मैं चेक कर लूंगा, जिसकी वैल्यू 1/2 आएगी वो आंसर है। तो π/3 की मैंने साइन ली, √3/2 आया, मैंने कहा गलत। π/6 की मैंने साइन ली, आंसर 1/2 आया, ठीक। मैंने 5π/6 150 डिग्री के बराबर होता है, इसकी साइन ली, 1/2 आया, मैंने कहा ये आंसर है।
π/2 की साइन ली 1 आता है, मुझे चाहिए था 1/2, गलत। π/4 की साइन ली 1/√2 आता है, गलत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई, तो अपने दूसरे दोस्तों से शेयर करिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद 19, 18, 17 और पीछे के तमाम पास पेपर की आपको MCQs मिल जाएंगी। शुक्रिया।